हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट संजय अवस्थी आपका अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न है कि क्या पारिवारिक विवाद की स्थिति में पत्नी या ससुराली जनों द्वारा 498 ए यानी दहेज उत्पीड़न में या किसी अन्य दफ़ा में कोई एफआईआर करा दी जाती है तो क्या उसको हाईकोर्ट द्वारा सेक्शन 482 का प्रयोग करते हुए क्वैश किया जा सकता है? तो यस, बीएस जोशी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि पारिवारिक विवाद की स्थिति में यदि इस प्रकार की कोई एफआईआर करा दी जाती है तो हाई कोर्ट को पूरा अधिकार है कि वो 498 ए के अंतर्गत दर्ज कराई गई एफआईआर को रद्द कर दे। अभी 2022 में राजेंद्र भगत वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बीएस जोशी को उद्धृत करते हुए फिर से ये कहा है कि यदि पारिवारिक विवाद की स्थिति में 498 या किसी अन्य धारा में दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए या इस तरह से कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो हाई कोर्ट को ये पूर्ण अधिकार है कि वो उसको रद्द कर दे। इधर एक प्रवृत्ति हम लोगों को देखने को मिलती है कि पारिवारिक विवाद में पति पत्नी के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में प्रायः उसके भाई बहन अथवा माता पिता या किसी रिश्तेदार को भी नामित कर दिया जाता है एफआईआर में, और इसको संज्ञान में लेते हुए गीता मल्होत्रा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2012 का था ये, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कैजुअल रेफरेंस देते हुए यदि परिवार के अन्य लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज करा दिया जाता है तो इसको संज्ञान में लेना न्यायोचित नहीं है। घटना का समय, दिनांक और घटना में उस व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को एफआईआर में संज्ञान में लेना ये न्यायोचित नहीं है। इधर हम क्या देखते हैं कि एक और प्रवृत्ति हम लोगों को देखने को मिलती है कि जब से अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014 में ये निर्णय आ गया कि अब 498 ए में या ऐसे किसी भी अपराध में जिसमें सज़ा 7 साल से कम है ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। यदि कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगता है कि गिरफ्तारी किया जाना अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में उसको सेक्शन 41A(B)(2) सीआरपीसी के तहत एक चेकलिस्ट भर के देनी होगी, रीजंस देने होंगे और एविडेंसेस देने होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, और ये बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों की जानी आवश्यक है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर वो ये रीजंस, एविडेंसेस और चेकलिस्ट दिए बिना गिरफ्तार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर विदाउट रीजंस पे विचार किए और उनको उल्लेख किए बिना एक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं तो उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हाई कोर्ट द्वारा सेट की जा सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो गया कि 498 ए में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी, तो प्रायः एक नई प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि 498 ए दहेज उत्पीड़न के साथ साथ 376 यानी बलात्कार में भी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। प्रायः इस तरह के मुकदमों की तहरीर इस प्रकार से होती है कि सास, ननंद, जेठानी ने मुझको पकड़ लिया और ससुर या जेठ या देवर ने बलात्कार किया, तो क्या इस तरह की एफआईआर को भी रद्द कराया जा सकता है? यस, हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 में कुछ पैरामीटर्स सेट किए गए थे। वो 7 पैरामीटर्स ये बताते हैं कि किन किन एफआईआर को रद्द कराया जा सकता है और कौन सी एफआईआर ऐसी हैं जिनको रद्द नहीं कराया जा सकता है। तो ऐसे में 7th पैरामीटर ये कहता है कि यदि पर्सनल या प्राइवेट ग्रज के कारण, व्यक्तिगत विद्वेष के कारण और कहर बरपाने के उद्देश्य से टू wreak vengeance ऑन द एक्यूज्ड, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ, अल्टीरियर मोटिव के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत उसको रद्द कर सकता है। और अभी इसी निर्णय को दोहराते हुए 2023 में सालिब अली उर्फ सालू उर्फ सलीम वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2023 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कहा कि यदि पर्सनल विद्वेष के कारण कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो सेक्शन 482 के अंतर्गत
हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में एक चीज़ और आती है कि क्या सेक्शन 482 का जो प्राविधान है वो एक्स डेबिटो जस्टिसिया है, अर्थात क्या ये मैटर ऑफ राइट है? क्या कोर्ट का ये दायित्व है कि सेक्शन 482 के अंतर्गत अगर कोई राहत मांग रहा है तो उसके मामले पर सम्यक विचार करें? तो यस, ये ध्रुवीराम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये जो सेक्शन 482 का प्राविधान है, सेक्शन 482 के जो प्रोविजंस हैं वो एक्स डेबिटो जस्टिसिया के अंतर्गत आते हैं, अर्थात कोर्ट का ये दायित्व है कि वो इस प्राविधान का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराए। परंतु साथ ही ये भी कहा कि क्योंकि सेक्शन 482 सीआरपीसी के प्राविधान के अंतर्गत हाई कोर्ट को बहुत व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कॉशियसली, जुडिशियसली, स्पेयरिंगली और रेयरेस्ट इन द रेयर मैटर में ही किया जाना चाहिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि क्या सेक्शन 482 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन है वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही दी जा सकती है अथवा उसके पहले भी दी जा सकती है? तो जैसा हमने देखा कि हमारे पास एक मैटर है 2019 का और ये एक्चुअली 2011 का है। तो 2011 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फ्रेज है प्रोसेस अंडर एनी कोर्ट, तो प्रोसेस शब्द ये बताता है कि हाई कोर्ट के किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो मुकदमा चल रहा होना चाहिए। वो प्रोसेस के किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो ऑर्डर के स्टेज में हो या एविडेंस हो रहे हों या जो है वो सम्मन के स्टेज में हो, किसी भी स्टेज में हो, उसको हाई कोर्ट द्वारा रद्द किया जा सकता है। किस स्टेज में है इससे अंतर नहीं पड़ता है। तो इससे एक चीज़ ये स्पष्ट हुई कि जब क्वेरी चल रही हो, यानी जब आपकी चार्जशीट दाखिल हो गई हो और किसी कोर्ट में हो मुकदमा, तो ही उसको रद्द किया जा सकता है। लेकिन 2019 में हमने देखा कि ध्रुवीराम मुरलीधर सोनार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये क्लियर है कि ये एक्स डेबिटो जस्टिसिया के अंतर्गत है। तो किसी भी स्टेज में, चाहे चार्जशीट दाखिल हुई हो या ना दाखिल हुई हो, हम इस मुकदमे को, हम इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने। लेकिन सीबीआई वर्सेस आर्यन सिंह 2023 में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पष्ट किया है कि एट दिस स्टेज, ये जो 482 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन की सुनवाई है, उस स्टेज में कोर्ट से, हाई कोर्ट से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो ट्रायल कोर्ट की भूमिका निभाएगा। वो ना तो जो एविडेंसेस हैं उनकी स्क्रूटनी करेगा, ना ही जो है वो अन्य डिटेल्स में जाएगा। तो सिंपली जो है हाई कोर्ट का काम इतना सा है कि वो ये देखे कि फ्राइवलस तो नहीं है एफआईआर, जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के पैरामीटर्स हैं उनके अंतर्गत देखेगा, और अगर उसको लगता है कि एफआईआर रद्द किए जाने योग्य है तो वो एफआईआर रद्द कर देगा। बस आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए